नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। बीजेपी लंबे वक्त से मुस्लिम समाज को साधने के प्रयास करती रही है। 2019 में 3 तलाक कानून पारित होने के बाद दावा किया गया कि बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से भी धीरे धीरे फायदा हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि भारत के 5 में से 1 मुस्लिम ने बीजेपी को वोट किया था, यानी करीब 17 से 20% मुस्लिम बीजेपी को वोट कर चुके हैं। इस तरह यूपी को लेकर आंकड़ा बताता है कि करीब 5 से 8% मुस्लिम वर्ग के लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला था। एक अहम बात यह है कि बीजेपी मुस्लिम समाज में पसमानदा मुस्लिमों पर ज्यादा फोकस कर रही है। ये वर्ग ऐसा है जो कि मुस्लिम वर्ग में भी सबसे पिछड़ा माना जाता है और इनकी आबादी करीब 85% है, जो कि शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर काफी पिछड़े हैं। ऐसे में पीएम मोदी लगातार उन्हें साधने के प्रयास करते हैं, जिनका एक छोटा सा वोट शेयर भी बीजेपी के लिए बड़ा सियासी इंपैक्ट ला सकता है। बीजेपी हिंदू वोट बैंक के साथ साथ अपने मुस्लिम वोट बैंक को भी धीरे धीरे बढ़ा रही है। ऐसे में बीजेपी के दोनों हाथों में जीत का लड्डू नजर आ रहा है। अगर 18वीं लोकसभा के लिए 2024 में होने वाले आम चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता है तो भी बीजेपी की जीत तय हो सकती है। वहीं अगर मुस्लिम वोट एकजुट होगा तो भी सत्ताधारी पार्टी की जीत और बड़ी हो सकती है। बीजेपी हिंदू वोट अपने झंडे तले लाने के साथ ही ओबीसी वोट पर भी पकड़ बनाए हुए है। आखिर क्या है बीजेपी की जीत का गणित, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। "400 का नारा, क्या मुस्लिम बनेगा सहारा?" अब ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी लंबे वक्त से मुस्लिमों को साधने का प्रयास करती रही है। 3 तलाक के बाद इसी साल जनवरी में पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कुछ दिन पहले देश के कई प्रतिष्ठित मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी और अजमेर में उर्स के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे के लिए एक चादर भी भेंट की थी। इस मुलाकात की गूंज सियासी महकमों में देखने को मिली थी। उज्ज्वला के जरिए गैस सिलेंडर से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और 10 करोड़ टॉयलेट बनाने का दावा करते हुए पार्टी ने हमेशा ये दम भरा कि वो अपनी इन योजनाओं के जरिए समाज के सारे वर्गों को लाभ पहुंचा रही है। लेकिन इन लाभार्थियों में भी एक बड़ा वर्ग दलित, पिछड़ों और शोषितों का है। कुछ इसी तरह पार्टी ने हमेशा ये भी कहा कि जब केंद्र से कोई योजना पास होती है तो उसके लिए लाभार्थी से उसका धर्म नहीं पूछा जाता है। मतलब साफ है कि इस बयान से पार्टी मुस्लिम समाज के लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कह रही है। 1998 से बढ़ रहा है बीजेपी का मुस्लिम वोट। भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक बढ़ने की शुरुआत 1998 से शुरू हो गई थी। 1998 में बीजेपी को 6% मुस्लिम मतदाताओं ने मतदान किया था। 1999 और 2004 में 1% बढ़कर ये 7% तक पहुंच गया था। 15वीं लोकसभा में ये घटकर 4% पर आ गया था। 16वीं लोकसभा यानी 2014 में बीजेपी को मुस्लिमों का 9% वोट मिला। मुस्लिम वोटरों की वृद्धि 17वीं लोकसभा में भी जारी रही। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 17.22 करोड़ है। 2023 तक मुस्लिम आबादी 19.75 करोड़ होने का अनुमान। भारत में कुल मुस्लिम आबादी का 47% मुसलमान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में। 2011 की जनगणना के मुताबिक 4.07 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में, जो आबादी का 19.3%, पश्चिम बंगाल में 3.02 करोड़, जो कि आबादी का 27% है। बिहार में ये आंकड़ा 1.75 करोड़ है, जो कि 16% है। लोकसभा की मुस्लिम बहुल 100 से ज्यादा सीटों की तैयारी के साथ ही भाजपा 370 सीटों और एनडीए गठबंधन को 400 पार सीटों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में मुस्लिम समाज की स्थितियों को बदला है, उन्हें बदहाली से निकाला है, उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। इस वजह से मुस्लिम समाज अब देश की मुख्य धारा से जुड़ गया है। इनके अंदर का डर खत्म हो गया है, जिसका ट्रेलर रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में दिखा था। देश में 35 से 40 के लगभग लोकसभा की सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में भले ही ना हो, लेकिन जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी लगातार विरोधी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के एजेंडे के साथ देश में रहने वाले सभी लोगों के विकास के लिए काम करने की बात कहते रहे हैं, चाहे वो समाज के किसी भी तबके या धर्म से जुड़े हों। भाजपा की बैठकों में भी पीएम मोदी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को वोट की चिंता किए बगैर समाज के सभी तबकों के साथ संवाद करने की नसीहत देते रहे हैं। ऐसे में उनकी नसीहत और मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी के 400 पार में कितना निर्णायक साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पर देखिए, लगातार लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं। हर तरह से 400 पार कैसे जाना है, इस स्ट्रैटेजी पर, इस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। विपक्ष इस पर फोकस कर रहा है कि उसे कैसे रोकना है और कैसे हमें अपनी सरकार बनानी है, वो उसकी रणनीति अलग चल रही है। लेकिन ये बात है, आप किसी भी चुनाव को उठा लीजिए, जातिगत समीकरण और खास तौर पर लोकसभा की तो बात ही अलग होती है। हर वर्ग को साधने की बात हर जो राजनीतिक दल है वो पूरी तरह से कोशिश करता है। यहाँ पर बात यदि मुस्लिम वोट बैंक की आई है, ये हमेशा से कहा गया, शुरू में हम बहुत पीछे थोड़ा चले जाएं तो हमेशा ये कहा जाता था कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा हमेशा इस वोटर से फ़ायदा हुआ है, बीजेपी को कभी नहीं हुआ। लेकिन लगातार पिछले जो आंकड़े हैं वहाँ से यदि उठा के हम देखें, 1998 से लगातार बढ़ रहा है बीजेपी का मुस्लिम वोट, भले ही कुछ प्रतिशत, लेकिन बढ़ा है। उसके पीछे क्या फैक्टर काम करे और इस लोकसभा में इसका कितना फ़ायदा मिलेगा, जो ये वर्ग है वो वाकई में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जीत दिलाने में, ये निश्चित तौर पर बड़ा एक सवाल जैसा है। लेकिन जितनी बातें मुस्लिम वर्ग के लिए की जा रही हैं, वहां यह भी देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी उतना ही इस वर्ग के लिए सोच रही है जितना वो कह रही है या दिखा रही है। आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, क्या उसमें वो सारी पूर्ति आप कर पा रहे हैं? तो बात दोनों तरफ से होगी। यदि मुस्लिम वोट बैंक 1% मिलता है, 2% मिलता है, जितना भी आपको मिल रहा है शुरू से अभी तक में, आपने कितना दिया है उसके बाद, और अब क्या उसी चीज पर आप बढ़ रहे हैं? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिल्ली से खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कार्तिकेय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिकेय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना कुम्मी जी। मौलाना कुम्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। AIMIM का पक्ष रखने के लिए इमरान बंटी हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर RP श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। RP श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले खेमचंद जी आपसे, और इसलिए क्योंकि लगातार जो ये चर्चा चल पड़ी है आज और एक विशेष वर्ग को लेकर है, मुझे लगता है सबका साथ सबका विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती चली आ रही है। जहां तक मुस्लिम वर्ग की बात है, अल्पसंख्यकों की बात है, ये देखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें जो हैं 1998 से लगातार जो एक आंकड़े हमने आज देखे हैं उसमें है कि ये वोट बैंक धीरे धीरे बढ़ा है। क्या लगता है जो आप दे रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से सटीक है? दूसरी चीज़, कुछ पूर्ति करके आने की कोशिश की है या वाकई में जब टिकट्स की बात आती है तो क्या उतनी पूर्ति हो गई है? किस तरह से आपको लग रहा है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस बार इस वोट बैंक से आपको लग रहा है कि निर्णायक साबित हो सकती है? जय श्री राम, जय हिंद। देखिए, हम समाज के किसी भी अंग को वोट बैंक नहीं समझते, हम सभी समाज के अंगों का काम करते हैं। और आपने देखा जितनी भी हमारी योजना है वो सबके लिए है, चाहे पीएम किसान योजना हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे हम लोगों ने फ्री में टॉयलेट बनाने का काम हो, चाहे हम लोगों ने वैक्सीन देने का काम किया हो, जो भी काम हम करते हैं वो सबके लिए करते हैं। हम उसमें समाज, जाति, धर्म ये नहीं देखते। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की यही बात, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की यही सेवा सबको पसंद आ रही है। चाहे उसमें माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, वेस्ट इंडियन हो, ईस्ट इंडियन हो, कोई भी हो, सबके सब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इस सेवा भाव को पसंद कर रहे हैं और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का साथ दे रहे हैं। और मोदी जी ने ऐसी चीजों को खत्म किया है जो बरसों से चली आ रही थी। ट्रिपल तलाक जैसा महापाप जो बहन बेटियों के साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी में होता था, उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ दी जो वुमेन है, जो इफेक्टेड भी हैं, जो इफेक्टेड नहीं भी है, जो संभावित इफेक्टिव हो सकती हैं या जिनकी बच्चियां हैं, वो सब की सब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़ी हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को
सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मजबूत किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 3 करोड़ से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। तो हम वोट बैंक नहीं समझते, हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है, हम सेवा करें, हम एम्पावर करें, अपलिफ्टमेंट करें और सभी को विकास का आप कह सकते हो स्वाद चखने का मौका दें और विकास की जो लहर बह रही है उसके अनुसार सभी की अपलिफ्टमेंट करें। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपने उसी विजन पे काम कर रहे हैं। जब अच्छी नियत और नीति व्यक्ति काम करता है तो उसको समर्थन मिलता है। आज हमें समाज के सभी अंगों से समर्थन मिल रहा है। हम 400 पार की बात करते हैं तो हम समाज के सभी अंगों के सहयोग की बात करते हैं और सभी अंगों के सहयोग से हम 400 पार करेंगे। चलिए ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। कार्तिकेय जी आवाज पहुंच रही है? कार्तिकेय जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने 1998 से जिस एक चीज को धीरे धीरे बढ़ाया है वो लगातार बढ़ती गई। बीच में थोड़ा सा एक ग्राफ कम भी हुआ, लेकिन लगातार वो चीज बढ़ती गई है। क्या मुख्य वजह इसके पीछे की मानते हैं? जैसा कि अभी खेमचंद जी कह रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत कुछ किया है, दीदियों के लिए बहुत कुछ किया है। और जहाँ तक मुस्लिम महिलाओं की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है 3 तलाक वाला फैक्टर तो बहुत तेजी से सामने आया, उसकी सभी ने तारीफ भी की थी। तो क्या ये बहुत बड़ा प्लस है बीजेपी का? सबसे पहले और देखिए पार्टी कार्तिकेय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक शायद दूर है क्योंकि आवाज नहीं आ रही है, काफी नॉइज भी आ रहा है। एक बार फिर से बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है अभी आवाज? हाँ अब आ रही है। किसी का फोन और डिस्टर्बेंस आ रहा है शायद, इसलिए। ठीक है, आप बोलिए। तो मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से आपने सवाल जो किया था उस पर उन्होंने कहा कि हम जो लाभ है वो सभी को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की जो सूझबूझ है इसकी तो एक बात में दाद देनी पड़ेगी। ये देश को बताना भूल जाते हैं कि ये आप नहीं दे रहे हो, ये संविधान की वजह से आपको देना पड़ रहा है। आप संविधान की वजह से जो भी स्कीम लेके आते हो उसमें आपको सभी वर्गों का ध्यान रखना पड़ता है। और शायद आपकी मंशा ही दिखाती, इसलिए बार बार आपके मंत्री तमाम सांसद कहते हैं कि हमको संविधान बदलना है। अब मुझे सवाल पूछा कि संविधान बदलने की क्या दिक्कत हो रही है? तो आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है पूरे देश के लिए, देश के प्रत्येक वर्ग के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन, उसके लिए आपको करना पड़ रहा है। आपकी हिम्मत नहीं कि आप ऐसी कोई स्कीम ले आए जिसमें आपको तुरंत सुप्रीम कोर्ट का डंडा आपके ऊपर चल जाएगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है। किसी भी स्कीम में आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो। तो भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं बताना चाहिए। और दूसरी बात आखिर जो बार बार पूछा जाता है, ये अभी से उसकी बात कर रहे थे, ये बताना भूल जाते हैं कि चुनाव आने से पहले हमें 80% का वोट चाहिए, हम 80 बनाम 20 की लड़ाई है। चुनाव आने से पहले कपड़ों से पहचानने वाले लोग, चुनाव आने से पहले कब्रिस्तान शमशान की बात करने वाले लोग, चुनाव आने से पहले कहते हैं वर्ग विशेष के लिए कहते हैं कि इनसे सामान मत खरीदिए। इनके सांसद एक वर्ग विशेष के व्यक्ति को इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उसके बाद वो कोटा का प्रभारी बना दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही तौर तरीका है और जो आरएसएस की मानसिकता को सीख करके ये आते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी देश पे लागू करना चाहती है, उसका ये परिणाम है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली लखपति दीदी की। अब पता नहीं राखी जी, आप भी अपने आसपास, हम सब आसपास, पता नहीं कहां से लखपति दीदी दी गई है। 3 करोड़ लखपति दीदी बना दी, मतलब एक परिवार में एक हो गई। अगर 5 का परिवार मान ले तो 15 करोड़ घरों तक ये लाख रुपए पहुंचा रहे हैं साल का इनके हिसाब से। और दूसरी तरफ वही बात करते हैं तो 80 करोड़ यहाँ पे इनको अन्य राशन बांटने पड़ जाते हैं। महिलाओं के सम्मान में बात करने वाले लोग बिल्किस बानो के हत्यारों के बारे में उनको पैरोल दिलाने में मदद करते हैं, किस तरह सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंक के। हाथरस की देख लीजिए आप, कठुआ देख लीजिए आप, मणिपुर देख लीजिए, उस मामलों में सारे के सारे चुप हो जाते हैं। तो जब चुनाव आता है सिर्फ इनको तभी की सुध लेनी पड़ती है। इनको वोट कहां से मिलेगा? इन्हें आप देश वोट इसमें जरूर है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख है, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, ये सारे इनसे प्रताड़ित होते हैं। दबाव बनाया जाता है उनपे। बॉन्ड, अब कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेस किसी भी धर्म का था, उस पर इन्होंने किस तरह से ईडी के रेड करा करके अपने चंदे भरे हुए हैं, चंदा चोरों की पार्टियों ने। ये आलम इनका है। तो इनको देश नहीं वोट करना, इनको सवाल ये नहीं पूछना चाहिए राखी जी इनसे कि आपको मुस्लिम कितने वोट करने जा रहे हैं। इनसे सवाल होना चाहिए आपको देश किस मुद्दे पे जाकर के वोट करने वाला है, क्योंकि उसी में खुद ही पड़े हैं। इसलिए इनसे ये सवाल पूछे जाने चाहिए थे। इनको खाली मुस्लिम की बात नहीं है, क्योंकि जो भी देशवासी हैं वो इनको वोट ही नहीं करना चाहेंगे कि तमाम मुद्दों पे जवाब देते नहीं और बच जाते हैं हर जगह पे। लखपति दीदी बना दी, दीदी करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी थे।
इस भाषा में बार बार कहता हूं, आप भी एक लड़की, आपको पता होगा कि लड़कियों की सबसे बड़ी उनकी फितरत होती है कि वो लड़के किस इंटेंशन से कह रहे हैं, कि किसी को किस इंटेंशन से छू रहे हैं, उनके बोलने की भाषा शैली क्या है, उससे समझ जाती हैं। आप समझ सकती है प्रधानमंत्री ने किस भाषा शैली में बोला था। उस चीजों में बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं महिला उत्थान के, महिलाओं के ऊपर, तो इनका वहीं पर दिख जाता है कि आप संसद के अंदर एक वर्ग विशेष को कुछ और बोलिए, चुनाव की रैलियों में कुछ और बोलिए, और फिर आइए जी हम तो सबके लिए कर रहे हैं। आप सबके लिए नहीं कर रहे हो, संविधान आपसे सबको करवा रहा है, मजबूरी है, और शायद यही वजह है कि आप संविधान को बदलना चाहते हो। वरना संविधान में पूछे भारतीय प्रवक्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इनको संविधान से क्या दिक्कत हो रखी है, क्यों इनको बोलना पड़ रहा है हमको संविधान बदलना है। इनको दिक्कत इसी बात की हो रही है, जो एजेंडा लेके चलना चाहते हैं देश के अंदर, जो 1925 से उन्होंने सपना देख रखा है, जो शायद सपना ही रह जाएगा इन लोगों के होते हुए, उसी को लेकर के ये लागू करना चाहते हैं। राखी जी, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है। ठीक है, वापस आऊंगी। निशांत जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी निशांत जी, देखिए, बहुत ज्यादा इधर उधर ना जाके बहुत सीधा सा सवाल है। हमने हमेशा देखा हर इलेक्शन में जातिगत समीकरण बहुत प्रभावी रहे हैं, हमेशा रहते हैं। आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए, तो ये तो देश की बात आ गई यहाँ, तो यहाँ पे भी हर स्टेट से हर एक फैक्टर काम करता है। वहाँ से कौन कैंडिडेट है, वो कैसे काम कर रहे हैं, मुद्दे तो हैं ही अपने साथ साथ, फिर पार्टी कौन है, ये सारा फैक्टर देखिए काम करता है। मुस्लिम आबादी का 47% मुसलमान जो है वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में है। अब एक सबसे बड़ी बात है, थोड़े आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो वोट बैंक जो हमेशा कहा जाता था, चाहे उत्तर प्रदेश की ही मैं बात कर लूं या पूरे देश में बात कर लीजिए, हमेशा शुरू से कहा गया कि कांग्रेस की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रहा। ये सबको पता है, कोई छुपाने जैसी बात नहीं है। अब उसके पीछे की बहुत लंबी फहरिस्त होगी, क्यों, क्या, कैसे। लेकिन अब जो चीजें हैं, ये कहा जाता था कि बीजेपी कभी टिकट्स नहीं देती है मुस्लिम्स को। इस बार केरल की एक सीट से उन्हें मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया और ये जिताने की बिल्कुल कोशिश कर दी कि हम इसलिए सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी इसका रिवर्ट मिल रहा है। आज यदि मुस्लिम वर्ग भी जा रहा है या इनका वोट प्रतिशत बढ़ता है उससे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी निर्णायक भूमिका होगी। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल यह है कि इतना बदलाव अचानक से कैसे? कई बार ऐसा हुआ कि हर बार मैंने चैनल पे कहा धर्म युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। आपके चैनल से भी कहा, राखी मैम आपकी डिबेट में भी कहा, जिसको आप संरक्षण में डिबेट हुई। लेकिन आज इसका फॉर्मूला आप स्वयं देखिएगा। जो धर्मनिरपेक्षता की बातें करते थे, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, समाजवादी पार्टी पर आरोप एक पक्षीय पार्टी लगाया करती थी, आज अजान, कुरान और मजार की बातें करने लगी है। आप देखिए देश किस ओर झुक चुका है। याद कीजिए, मेरा वो बयान आप ही की डिबेट है कि मैंने कहा था कि धर्म युद्ध की तरफ देश है। आज चुनाव के दौरान उनको धर्म याद आया। जिस एक समुदाय के ऊपर आतंकवादी होने का आरोप, मैं ये नहीं कहता हूं कि आतंकवादी को धर्म से जोड़ा जाए, लेकिन जिस सरकारों ने आतंकवादी को धर्म से जोड़ा, उस सरकार को आज मजार, कुरान, टोपी, ये सब चीजें नजर आने लगी है। क्योंकि आप देखिए वहां चुनाव की क्या रणनीति है, इनसे भारतीय जनता पार्टी से सीखे हैं। जो जितना बड़ा नेता वो उतना बड़ा झूठ, जो जितना छोटा नेता उतना छोटा झूठ। कई बार आपके चैनल, अन्य चैनल, ये सभी मेरे पैनलिस्ट बड़े जो गुरु समान बैठे हैं, सब कई बार पैनल में मेरे साथ जुड़े हैं, सभी के सामने मैंने कहा समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने धर्म युद्ध ला के खड़ा कर दिया है, जिसका आज जीता जागता सबूत है। कुरान, मजार सब याद आ गई है, टोपी याद आ गई है। जिसने पीडीए के अंतर्गत पीड़ित दलित को कभी न दिया हो, आधे से अधिक भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों का टिकट काटना चाहती हो, वरिष्ठ नेताओं का टिकट काटना चाहती हो, तो आज कुरान और टोपी की तो बात कर रही है। तो इसका आप देख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी का वो टाइम याद कीजिए जब यही वो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि वो समाजवादी पार्टी तो एक मुस्लिम समुदाय को ही पक्ष में करती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरी ही बेटी है, जबकि राज्य के अंदर हर समुदाय की बेटी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी की बेटी को अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मेरी बेटी है। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मोड़ के बयान पेश किया और कहा कि ये सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए बात करते हैं। लेकिन आप चुनाव में देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से नतमस्तक हो गई है, क्योंकि देश जानता है इंडिया संगठन इतना मजबूत है, इतना बखूबी निभा रहा है अपना फर्ज जनता के माध्यम से कि इनको भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेगा। आज जिस मजार पे ये जा करके आप शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे, उस मजार पे जाने पर मजबूर किया है, तो इससे ज्यादा देश कहाँ जाएगा। कहाँ मैं और समाजवादी पार्टी या राखी जी या फिर अन्य साथी को क्या उदाहरण देश स्वयं देख रहा है कि किस तरीके से चुनाव के आते ही इन्होंने रंग बदलना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, वापस आऊंगी। मौलाना कुम्मी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी?
मौलाना कुंभी जी, आवाज पहुंच रही है? मौलाना कुंभी जी, नहीं, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही, काफी डिस्टर्बेंस है। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इमरान बंटी जी, आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। इमरान बंटी जी, देखिए, वैसे तो एक किसी विशेष वर्ग पे बात करने की कोई अलग से कोई ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है, जब वर्गों की बात आती है, जब वोट बैंक की बात आती है, तो फिर ये सारी चर्चाएं लाजमी हो जाती हैं। आज जिस वर्ग को लेकर हम बात कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, बहुत कुछ हमने किया है, ये भी उन्होंने बताया, आपने भी सुना होगा। कांग्रेस का अपना अलग स्टेटमेंट है। ये आरोप भी आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये बात सच है कि वो रिजल्ट नहीं मिलता था बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक से, जो अब मिलना शुरू हुआ है। क्या एक विचारधारा है, क्या इस विचारधारा से चलेंगे कि जो अच्छा काम कर रहा है उसका साथ देना है, या फिर समय के, परिस्थितियों के, सीट्स के हिसाब से काम करना है? क्योंकि आप तो एआईएमएम का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुस्लिम पक्ष से भी जुड़े हैं, इसलिए मैं दोनों तरह से आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, पहली चीज की जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है, तो मेरी नजर में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 से मुसलमान देश का कहीं ना कहीं बहुत ही असहज महसूस कर रहा है, और जो कि एक सरकार को लेकर के ये बेहतर नहीं है। और दूसरी चीज कि जो सरकार होती है वो देश की सरकार होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से ये दिखलाने की कोशिश की कि ये खास मजहब की ही सिर्फ सरकार है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ अगर ईद की नमाज होती है और ईद की नमाज में 10 मिनट का माइक लगा करके नमाज होनी रहती है, उसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आकर के माइक को बंद करा देता है। वही चंद दिनों बाद जब नवरात्र होता है तो नवरात्र में बड़े बड़े डीजे बजाए जाते हैं। तो ये पैगाम देते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कि देखिए आपका स्तर यहां पर किस जगह पर है, और ये दे करके ये इस देश के बैकवर्ड समाज और तमाम समाज को ये मैसेज देते हैं कि देखो हम जिस नाम को लेकर के हम सत्ता और सरकार में आए हैं वो काम हम कर रहे हैं। तो आज जो सरकार जो बरवक्त में जो चल रही है उसको चाहिए कि वो देश की सरकार बनके, देश की एक एक आवाम की सरकार बनके काम करे, ना कि कुछ खास लोगों की। ये मैंने जो अजान और नवरात्र में माइक का जो मैंने उदाहरण दिया, ये एक उदाहरण है। प्रतिदिन हर एक दिन ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अभी आप देखिए एक शख्स था, मीडिया चलाई गई, समाज नहीं होता है। अगर देखिए गुजरात में जो 2 फॉरेनर स्टूडेंट थे वो नमाज पढ़ रहे थे, जो कि वहां पर मोदी जी की छवि खराब हो रही थी दूसरे मुल्कों में, इस वजह से वहां एक्शन हुआ। मगर आप बताइए कि आज के दरमियान में तमाम इस तरीके की चीजें हुई, वहां पर मुकदमा दर्ज किया गया और मीडिया ट्रायल चलाए गए। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि सरकार सिर्फ कुछ कर नहीं रही है मुसलमानों को लेकर के, सिर्फ मैसेज दे रही है कि देखिए हम भारत के मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज आपने बताया कि रिजल्ट भी आ रहे हैं कि मुस्लिम वोट दे रहा है। मुस्लिम वोट नहीं दे रहा है इनको। अगर इनको मुस्लिम वोट अगर देता तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को 80% से ज्यादा वोट, समाजवादी के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम समाज ने दिया। क्यों नहीं दिया? ठीक है, लेकिन इमरान बंटी जी, 1998 से अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें तो कहीं 6%, कहीं 5%, कहीं 10% ऐसे वोट बैंक हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्या आंकड़े गलत हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंकड़े गलत हैं, और उस पर सर्वे हुआ होगा तो आंकड़ा आया होगा। हाँ। मगर मैं उसके ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है चुनाव की, पहली चीज कि उन्हें किसी चीज से प्रेम नहीं, सिर्फ चुनाव और सत्ता से प्रेम है। उसको लेकर के उनके हिसाब से सारी चीज, आज की क्या हालत है आप बताइए। क्या जो सत्ता पक्ष के लोग हैं
क्या उनके अंदर करप्शन नहीं है? क्या सारे जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उन्हीं के दरवाजे पर ईडी क्यों जाती है? उन्हीं को सिर्फ दोषी क्यों करार दिया जा रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आम जनता के सर के ऊपर से है, और जो रणनीति में है, रणनीति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से माहिर है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि देखिए, बीजेपी के पास उसकी रणनीति में एक एक घर के डेटा मौजूद है उनके पास कि किसकी बहन, किसकी बहू कहां रहती है। आपको मैं यकीन दिला के कहना चाहता हूं कि बुर्का पहना करके वोट दिला दिया जाता है, और वही कहीं ना कहीं ये जो सर्वे जो 98 से आप बता रहे हैं उसी का आंकड़ा है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। मौलाना कुम्मी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, पहुंच रही है। मौलाना कुम्मी जी, अभी इमरान बंटी जी क्योंकि AIMIM का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया, यदि आपने सुना हो तो। मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारी बात उन्होंने यहाँ पर रख दी। उन्होंने साउंड सिस्टम को लेके कि अजान होती है तो वहाँ से आप लाउड स्पीकर हटाते हैं, उसको रुकवा देते हैं, नवरात्र में DJ बजते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, उस पर रोक नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है रूल्स एंड रेगुलेशंस इस देश में सबके लिए हैं, उसका अपना एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा सर इमरान बंटी जी, मैंने आपको इंटरप्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि आप अपनी बात पहले रखते फिर मैं कहती। जितना मुझे पता है, जहां से मैं हूं, मुझे लगता है ये हर चीज सबके लिए लागू हुई है। ऐसा नहीं है कि अजान हो रही है तो उसको हम बंद करा देंगे, या DJ हो रहा है या आरती यदि लाउड स्पीकर पे हो रही है तो हम उसको चलने देंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस सबके लिए है, उसकी एक समय सीमा और उसकी प्रॉपर जो डेंसिटी होती है वो डिसाइड की गई है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से नियम कानून बने हैं, ठीक है? तो प्लीज उसको ऐसे मत लीजिए। मैं कोई एक तरफा वाली बात नहीं करी, जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है और जो मैं देख रही हूं अभी भी, मैंने सिर्फ उसकी बात की। पहले के क्राइटेरिया में कहीं ऐसी चीज हुई होगी तो वो एक अलग बात थी। ठीक है, आऊंगी, आप अपनी बात बोलिएगा। इमरान जी 1 मिनट बोलिएगा। मौलाना कुम्मी जी, सवाल अब मेरा बस ये है, क्या वाकई इस देश का चुनाव जो है, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है, तो हिंदू मुस्लिम करने का है, या 3 तलाक जो आया, क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हो गया? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने बहुत कुछ करके दिया है, लखपति दीदियों का भी जिक्र निकल गया, 3 तलाक तो है ही क्योंकि वो तमाम चीज़ें उन्होंने गवर्नमेंट ने किया था। तो क्या वाकई इसका फैक्टर है जो कहीं ना कहीं जो वोट ऑफ परसेंटेज आया है 1998 के बाद, वो इसलिए बढ़ा है? देखिए, मेरा जहाँ तक के पूरा हिंदुस्तान में जाता रहता हूँ, बाहर भी जाता रहता हूँ, जहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान और भारत के मुस्लिम हैं, उनका बस यही है, एक ही मकसद है कि उनको बीजेपी को नहीं देना है वोट। शिया कम्युनिटी के लोग हिंदुस्तान में तकरीबन 6-7 करोड़ की आबादी है, ये तो खुल के सपोर्ट भाजपा करते हैं। मगर हमने ये देखा है कि मुसलमान जो है वोट नहीं देता है बीजेपी को, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीमें हैं, जो चीजें हैं, वो सबके लिए बराबर है। ये हकीकत बात है, मकान हो, राशन हो, जो भी चीजें हैं सबके लिए बराबर है। मगर मुसलमान अभी तक भाजपा से या मुतमईन नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या बात है। मुसलमान अगर मुतमईन हो जाए तो मैं समझता हूँ इस देश के अंदर सब मिलजुल के एक सरकार हो, अच्छे लोग आए, अच्छी तरह से काम हो। हाँ, जैसे अभी आपने बताया कि केरला में उन्होंने एक सीट दी है, ये यकीन माने कि वहाँ तो हारने के लिए दी है सीट, वहाँ तो कोई जीत सकता है, बहुत मुश्किल बात है। मगर अगर यही सीटें यूपी में दी गई होती, यही सीटें आंध्र प्रदेश में दी गई होती, यही बंगाल में दी गई होती, यही सीटें जो हैं वो दिल्ली में दी गई होती, तो मैं समझता हूँ कि सबका साथ और सबका विकास का मतलब जो है बिल्कुल बराबर होता। और ये बात सोचना चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये देश है, हमने कुर्बानियां दी हैं, जब जाके ये देश बना है। किसी एक की कुर्बानी नहीं, सबने मिलकर इस देश को आबाद किया है और अंग्रेजों को अपने मुल्क से बाहर किया है। इसलिए होना ही चाहिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी आए, सबको लेके चले, क्योंकि ये भारत जो है दुनिया में वाहिद मुल्क है कि जहाँ के ऊपर प्यार मोहब्बत एकजुटती रहती है। अजान भी होती है, मंदिर में घंटे ही बजते हैं, पूजा भी होती है, गुरुद्वारे भी आबाद रहते हैं। मैं समझता हूँ दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है भारत जैसी। तो भारत के अंदर प्यार मोहब्बत जो है बरकरार रखना चाहिए, मुसलमानों को सोचना चाहिए। अगर मुसलमान समझ रहे हैं कि बीजेपी हमारे लिए हक में है तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी का मकसद ये नहीं होता है कि हिंदुओं के लिए करे, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए। जहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी की बात है तो खुद एक मतलब है कि सबके जो भी कानून कायदे बन रहे हैं वो सबके लिए बन रहे हैं। अब कुछ नेता हैं बीजेपी के अंदर जो अपनी भाषा बोलते हैं, इससे न मोदी जी खुश हैं, ना बीजेपी खुश है, ना आरएसएस खुश है, उनका अपना जाती मामला होता है।
मगर जहाँ तक ये अच्छे लीडर का यही होना चाहिए है कि सबको लेके चले। ये भारत हमारा बहुत अच्छा मुल्क है, दुनिया में इसकी तारीफ होती है। हम जब किसी बाहर मुल्क में जाते हैं हमारी इज्जत इसलिए होती है कि हम भारत के रहने वाले हैं। तो और दूसरी बात, दुनिया से भाजपा ने, मोदी जी ने हिंदुस्तान को जोड़ा है। पहले ऐसी तरक्की नहीं थी, दुनिया भर के लोगों से ताल्लुकात नहीं थे। आप देखिए दुबई के अंदर वहाँ मंदिर बन गया, सऊदीया में भी काम हो रहा है, बहुत सी जगह पे काम हो। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर लाखों की तादाद में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, उनको पूजा पाठ करना, कहाँ जाए वो लोग। अच्छा काम किया। मैंने खुद दुबई में मंदिर देखा है, बना हुआ है, बहुत पुराना कदीम मंदिर है। एक नया अबू धाबी बन गया। तो ये चीजें जो इबादत जहाँ है, चाहे वो भगवान को माने, चाहे अल्लाह को माने, गॉड को माने, ईश्वर को माने, सब मानते एक ही को है जिसका नाम अल्लाह है। तो मोहब्बत प्यार के साथ इलेक्शन आया है, प्यार मोहब्बत के साथ सब लोग मिलके किसी एक पार्टी को चॉइस करें। अगर वो समझते हैं कि हमारे हक में भाजपा अच्छी है तो मुसलमानों को चाहिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भाजपा को आगे बढ़ाएं। और अगर नहीं समझते हैं तो इनको एक 5 साल के बाद ये भारत के अंदर हर एक को हक दिया गया कि आपको किसको चुनना है। बस मेरा यही कहना है कि आप उनको चुनिए जो आपके हक में अच्छे हो और उनको न चुनिए जो आपके हक में बुरे हो। न कोई पार्टी बुरी होती है, न लीडर बुरा होता है, बल्कि हम खुद अच्छे नहीं है। हम मुसलमानों में सबसे ज्यादा बुराई और कमियां ये है कि मुसलमान खुद एक नहीं है। मुसलमान दड़ों में बढ़ जाते हैं, मुसलमान महलों में बढ़ जाते हैं। जब इलेक्शन आता है अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं। मैं क्योंकि लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं देखता हूँ माननीय राजनाथ सिंह जी, उससे पहले हमारे जो है जो भी आए अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब जीतते चले आ रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लीडरशिप होती है वो अच्छी होती है। आज भी दरवाजे खुले हुए हैं, भाजपा के लिए भी हैं, कांग्रेस के लिए भी है, समाजवादी के भी दरवाजे खुले हुए हैं। आपको चाहिए है कि अच्छे लोगों को लाएं। मगर जहां तक मैं देख रहा हूं कि भारत बहुत आगे बढ़ा है, पहले में और अभी में जमीन और आसमान का फर्क है। आज बहुत तरक्की हुई है, अच्छी अच्छी गाड़ियां, हर जगह एयरपोर्ट का बन जाना, जहाज का कायम हो जाना, नौकरियों में इजाफा होना। मतलब आप मानते हैं कि जिसने विकास किया है, जिसने अच्छा काम किया है, उसे उसका साथ देना चाहिए और जिस मुस्लिम वर्ग को नहीं लगता वो नहीं देंगे। ठीक है, तारीफ करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि भाजपा अच्छी हो या कांग्रेस। बात इस चर्चा का वही निकलेगा मौलाना कुम्मी जी कि आखिरकार जो विकास हुआ है, जो किया गया है उनके हक के लिए, उसी का क्रेडिट मिलेगा, उसी का फल मिलेगा, या फिर कुछ और चीजें इसके पीछे काम कर रही हैं। इसलिए इस चर्चा को भी रखा है। ठीक है, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, 2-3 बातें मौलाना कुम्मी जी की आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और इसलिए भी क्योंकि उन्होंने एक बात बोली कि जब से पीएम मोदी आए हैं तब से आप चीज़ों को देख लीजिए कि बहुत अलग चीज़ें हुई हैं, परसेप्शन लोगों का बहुत अलग बना है, जिस तरह से काम किया है, फिर 3 तलाक हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसका एक फ़ायदा भी कह लीजिए या एक कहते हैं झुकाव देख लीजिए, वो मुस्लिम का हुआ है। उन्होंने एक विशेष वर्ग का भी जिक्र किया कि कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं मुस्लिम वर्ग में भी जो वोट नहीं देती हैं बीजेपी को। लेकिन यदि हम इस आंकड़े को देखें कि जो ग्राफ बढ़ा है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि क्या वाकई ये विकास हुआ है, क्योंकि बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो इसको बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। देखिए राखी जी, जब चुनाव आता है तो बहुत सारे दल अपने अपने मुद्दे को लेके आते हैं। देश का मतदाता है, और चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, देश का मतदाता है और देश में वोट करता है। सवाल उसका नहीं है। अभी आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में लगभग करीब 47% जो है फीसद मुसलमान हैं, और उनको एक तरह से मान के चले कि इन राज्यों में सीटें जो हैं लगभग जो है आप समझिए 150 सीटें आती है, लगभग 140 सीटें आती हैं। अब आप ज़रा दूसरी तरफ जाइए, आप देखिएगा पिछले कई दशक से, जहाँ तक आप बता रही थी कि कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव रहा है, लेकिन इन राज्यों में पिछले 3-4 दशक से कांग्रेस को के प्रति झुकाव नहीं रहा। वहाँ की जो क्षेत्रीय दल थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या फिर यहाँ पर जो आरजेडी हो, उधर जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, ये सारी जगहों पर अगर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा इनसे हुआ नहीं है और नहीं उधर झुका हुआ। उन राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, जब दो दल आमने सामने हैं, वहाँ पर जरूर मुस्लिम समुदाय का फ़ायदा मिल जाता है कांग्रेस को। लेकिन वैसे इन बड़े राज्यों में जहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक है, जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ पर पिछले सालों में, पिछले 3 दशक से हमें लगता है कि कांग्रेस को उतना फ़ायदा नहीं हुआ है। शायद यही वजह कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज बहुत कम है। तो ये कह पाना कि जो मतदाता है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से वो अपना नेता ढूंढता है कि किसके साथ वो सुरक्षित है।
अब आइए जो 2014 के बाद, और जो आप बता रही हैं कि 1998 से आज तक मुस्लिम आबादी का वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, लेकिन 2014 में इस तरह की स्थिति नहीं थी, क्योंकि एक तरह से ध्रुवीकरण था। आप समझिए, एक तरह से हिंदुत्व की एक लहर थी 2014 में, एक ध्रुवीकरण हुआ जिसमें कि उनको भारतीय जनता पार्टी को वोट कम मिला। लेकिन जब 2019 में 3 तलाक ले आई भारतीय जनता पार्टी तो वोट परसेंटेज बढ़ गया, मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया, क्योंकि समाज सुधार के प्रति एक लाया गया कानून था। और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाओं ने भी काफ़ी वोट किया होगा, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ा है। कोई भी सरकार हो, जब भी देश में किसी की भी सरकार हो, वर्तमान सरकार, इसके पहले की सरकार हो, संविधान एक है। जब भी कोई योजना लागू होती है तो सभी धर्मों के, सभी समुदाय के लोगों को मिलती है, जो उसके दायरे में आते हैं। जो एक तरह से जो है, जो बिलो पॉवर्टी या BPL के लोग हैं, उसमें लगता है कि आपने बताया ना कि सबसे ज़्यादा जो है मुसलमानों में पसमानदा समुदाय के हैं, जिसमें ज़्यादा गरीबी है। इसके ऊपर जो है अपर क्लास के भी मुस्लिम्स हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी बोहरा समाज के भी इस कार्यक्रम में गए थे, अभी इधर गए थे। तो मुझे लगता है कि देश का जो भी मुख्य प्रधानमंत्री होगा, जो भी देश चला रहा, निश्चित रूप से पूरे देश के संविधान के हिसाब से ही चलाएगा, ना ही इस तरह से कि एक दूसरे से भेदभाव करने की ज़रूरत होगी। अब रहा सवाल ये कि ये जो वोट परसेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, देखिए क्या होता है, जो निचले तबके का जो मतदाता होता है, अगर उसको कोई भी सरकारी सुविधा ईमानदारी से मिल रही है, चाहे मकान हो, अनाज हो, या जो भी सुविधा उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहा हो, और अभी आप देखिए कि एक जो है बुनकरों को और तमाम लोगों को जिस तरह से साधने की कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो जो ये तबका है, ये इसको सबसे ज़्यादा जो है उसको दाल रोटी की चिंता होती है, रोटी कपड़ा और मकान के बारे में सोचता है। और जब कोई भी दल हो, जब इस तरह की सुविधाओं को मुहैया कराता तो निश्चित रूप से उसका झुकाव उस तरफ होता है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या पिछले चुनाव से इस चुनाव में या 2024 के इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय से कितना उनको समर्थन मिलता है। हमें लगता है कि अक्सर ये होता है कि एक बहुत बड़ा तबका इस समुदाय का निश्चित रूप से एंटी BJP वोट करता आ रहा है। लेकिन अगर सरकारें जो जिस तरह से बात करती हैं, सबका साथ सबका विकास, इस तरह की बातें करती हैं, तो निश्चित रूप से उनका फ़ायदा उनको मिलता है। लेकिन जब वही बात चुनाव के टाइम में ध्रुवीकरण की आती है, आपने देखा होगा कि जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, यहीं पर ध्रुवीकरण होता आ रहा है अभी तक। जैसे पिछले दिनों में आपने देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो चुनाव का माहौल कुछ और हो जाता है, बंगाल का कुछ और हो जाता है, बिहार का कुछ और हो जाता है। तो इन राज्यों में अक्सर एक कोशिश होती है कि 80 और 20 की बात होने लगती है, और इस वजह से क्या होता है, वोट का बंटवारा हो जाता है। लेकिन अगर समान रूप से और पूरी आज़ादी के साथ देश के मतदाताओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है, योजनाएं चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी दल हो, अगर उसकी सरकार से योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं, उनका लाभ मिलता है, तो एक बड़ा वर्ग है जो लाभान्वित होता है आने वाले समय में, तो उनको वो ज़रूर वोट करता है उस सरकार को जिसने उनके लिए काम किया है। तो यहाँ पर जाकर के थोड़ा सा ये देखने वाली बात होगी कि जब प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जो नारा है, अगर उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ऐसे राज्यों में जब चुनाव आता है तो 80 और 20 की बात बंद हो जाना चाहिए, चाहे भले इनके नेता करते हों। किसी भी सरकार की मंशा ऐसी नहीं होती कि देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन जब यही बात बयानों में आ जाती है, धर्म के नाम पे आ जाती है, तो तब बंटवारे की बात होती है। ऐसे समय में वोट का जो ध्रुवीकरण होता है, और हो सकता है कि इस चुनाव में ना हो, आने वाले चुनाव में हो, या फिर इस समय जो इस परिस्थितियाँ उसके आधार पर हो। लेकिन जब जब सभी दल जब चुनाव लड़ते हैं तो सब के सब दल दो ही चीज़ों पर जाते हैं, एक या तो धर्म के नाम पे चले जाते हैं, या समुदाय के नाम पे चले जाते हैं, या जाति के नाम पर चले जाते हैं, उसी हिसाब से टिकट भी बांटते हैं। तो इन सब बातों को समझना होगा, और आने वाले समय में जो आप ये बता रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, निश्चित रूप से वो उन लोगों का वोट परसेंटेज है जो ज़मीनी स्तर पर, जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, और उन तक अगर शासन की योजनाएं पहुंचती हैं तो निश्चित रूप से सरकार उस दल को वोट करती है। ठीक है, चलिए खेमचंद जी, एक दो बातें तो मुझे बहुत अच्छे से स्पष्ट हुई हैं। ठीक है, विपक्ष कह सकता है इस चीज़ को कि कुछ भी नहीं किया सरकार ने, लेकिन ओवरऑल बाकी लोगों ने जो अपनी प्रतिक्रिया रखी है उससे ये बात तो स्पष्ट है कि कुछ तो हुआ है, और जब कुछ होता है तब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अभी जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बार बार यहाँ पर बात आ रही है, ये इसको कायम रखेंगे।
मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बात ऐसी है, विपक्ष भी लेकर बैठा होगा जो सामने लाके रख सकता है। तो मुझे लगता है उस चीज़ पर अटल रहना है। जहाँ तक टिकट्स वितरण की बात है, तो अभी तक जो मेरे पास है चीज़ें, उसमें सिर्फ एक टिकट एक मुस्लिम कैंडिडेट को गया है, वो भी केरल की सीट है। और मुझे लगता है बहुत अच्छे चेहरे को आपने रखा है वहाँ से। अब वहाँ पर खाता खुलेगा नहीं खुलेगा ये जनता मुझे लगता है निर्णायक भूमिका निभाएगी अपनी। लेकिन हाँ, शायद ये है कि ऐसी जगह से ये चीज़ें लाने से हो सकता है आपने वो दिखाने की कोशिश की। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछना है बस एक, या मैं उम्मीद करूं कि और चीज़ें आएंगी? देखिए, कैंडिडेट का चुनाव कई चीजों पर निर्भर करता है। वहाँ लोकल फीडबैक क्या है, सर्वे में क्या रिपोर्ट है, कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता। तो ये जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे होता है ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके आधार पे कैंडिडेट चुना जाता है। अभी मैं AIM के जो मित्र बातें कर रहे थे कि मुसलमान सेफ फील नहीं कर रहा है। कैसे सेफ फील नहीं कर रहा है? क्या मुसलमान अफगानिस्तान में सेफ फील कर रहा है, यहाँ लाखों की संख्या में बाहर निकलने की कोशिश करता है, या पाकिस्तान में फील करता है? कैसे 4 करोड़ मुसलमान या 25 करोड़ हो गया भारत में अगर सेफ फील नहीं करता? और कैसे बेंगलोर जैसे शहर में मुसलमान हिंदू दुकानदार को पीट देते हैं? कैसे मुसलमान हैदराबाद में हिंदू दुकानदार को पीट देते हैं और आप कहते हैं हम मुसलमान सेफ नहीं फील कर रहा है? बल्कि तो यहाँ पे तो मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा राइट दिए गए हैं। हम तो सबको बराबर दे रहे हैं, हम कम ज्यादा किसी को नहीं दे रहे। हमसे पहले यूपीए में मनमोहन सिंह जी कहते थे कि भारत की एसेट्स पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, माइनॉरिटीज का भी नहीं, मुसलमानों का है। हम तो बराबर का अधिकार दे रहे हैं। और अभी दूसरे पैनलिस्ट ने माना भी कि जो हम काम कर रहे हैं सभी तक पहुंच रहे हैं, हम घर दे रहे हैं सब तक जा रहे हैं। और अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि ये तो संविधान की वजह से है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे हम तो संविधान के अनुसार चल रहे हैं। आप क्या करते थे? आप तो पहला अधिकार माइनॉरिटीज को देते थे, आप तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे। सारी की सारी पॉलिसी आपकी ऐसी थी जिसमें हिंदू सेकेंड और माइनॉरिटीज में विशेषकर मुसलमान फर्स्ट। आज ही वही कर रहे हैं। आप बेंगलोर में देखिए क्या हो रहा है। कर्नाटक में जैसे ही सत्ता में आए वहां पे आपने फिर अपीजमेंट शुरू कर दिया, वहां पे हिंदुओं के साथ सेकंड क्लास सिटीजन का व्यवहार हो रहा है। ऐसे ही तेलंगाना में देखिए, हैदराबाद में क्या हो रहा है। जब आप राजस्थान में थे तो राजस्थान में ही ऐसा करते थे। तो जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, वो कभी खत्म नहीं होगी। ये एक को ज्यादा एक को कम रखा करते थे, हम सभी को बराबर में रखते हैं। हम वर्क फॉर ऑल करते हैं, अपीजमेंट ऑफ नन की हमारी पॉलिसी है और उसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम करते रहेंगे और उसी के कारण हमें अलग अलग समुदायों का समर्थन भी मिल रहा है। अभी एक मित्र कह रहे थे कि हमें मुसलमानों में शिया मुसलमानों का समर्थन मिलता है। वो 2 शब्द यूज कर रहे थे, शिया समुदाय और मुसलमान। अरे भाई, शिया भी मुसलमान है। वो हमारी जो पॉलिसी है कि हम सबको साथ में लेके चलते हैं, उसको मानते हैं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ में हर बार दंगे होते थे। जब शियाओं का जुलूस निकलता था तो वहां सुन्नी और शियाओं में हर बार दंगे होते थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उन्हें इंटरवेंशन किया, दोनों समाज को बिठाया, वो दंगे बंद हो गए। क्योंकि हम डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करते। वो डिवीजन की पॉलिटिक्स करने का काम कांग्रेस का है। और उन्होंने डिवीजन की पॉलिटिक्स के तहत ही 60-65 साल सत्ता में वो बने रहे और उन्होंने भारत को बर्बाद किया, लूटा। और आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उसका एक कारण है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उसी के आधार पर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी सेवा कर रहे हैं और आने वाले तीसरी टर्म में भी सेवा करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है बहुत ओवरऑल सारी चीज़ों को सुनने और समझने के बाद में कि बहुत अच्छा महत्वपूर्ण विषय ये है कि चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो बड़े प्रभावी होते हैं देश में। और मुझे लगता है बेरोज़गारी में ऐसा तो नहीं है कि यदि बेरोज़गारी है तो सारे जो मुस्लिम्स होंगे वो बेरोज़गार होंगे। उसमें तो हर वर्ग आ गया। भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हो जाता है। जातिगत जनगणना की बात आ रही थी तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती। मुझे लगता है सब जगह फैक्टर काम करता है। तो उसको आप कितना लेके जा रहे हैं, कितना आप दे रहे हैं, कितना आप उसको एक्चुअल में दे पाए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है कि CAA के बाद बहुत सारे सवाल उठे, मुस्लिम वर्ग की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आई। 3 तलाक में तारीफ़ें भी बहुत मिली हैं, अच्छा हुआ है। मुस्लिम बहनें जो थी निश्चित तौर पे उन्होंने तारीफ़ की है, स्टेटमेंट सुने और देखे गए। तो मुझे लगता है कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं ना, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आते हैं, ये डिवाइडेशन करवाते हैं। इससे मुझे लगता है बचने की बहुत ज़्यादा सबको ज़रूरत है। कार्तिकेय जी कुछ कहना चाह रहे थे। इमरान जी 1 मिनट दीजिए, आ रही हूँ। राखी जी, पहली बात तो 7,000 करोड़
चंदा खाने वाली पार्टी, मंदिर के नाम पे चंदा खाने वाली पार्टी, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार कैमरे के सामने भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ के जेल के अंदर गया हो, जो तड़ी पार हो चुके हैं, वो कांग्रेस पार्टी को बताते हैं कि हमने लूटा हुआ है। तो इनकी लूट तो पूरे देश देख रहा है, खुलेआम लूट देख रहा है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पहला हक माइनॉरिटीज मुस्लिम्स। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस ने इतने अच्छे स्कूल बनाए थे, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, IIT IIM पढ़ाए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ना तो छोड़ दीजिए। मैं खुला चैलेंज देता हूँ राकेश जी, ये पढ़ के मनमोहन सिंह जी का पूरा बयान यहाँ पढ़ दें और अपने सारे नेताओं को भी पढ़ा लें। बार बार इसी तरीके से भ्रामक बयान नहीं देना चाहिए। और बार बार ये बात बोली जाती है कि क्या माइनॉरिटीज की बात करी जा रही है राकेश जी। 31% वोट इनका 2014 में था, 2019 में आकर के 5% का इजाफा होता है और करीबन सीटें 21 सीटें बढ़ती हैं, 282 से 303 पे आते हैं और 31 से 36% इनका वोट प्रतिशत बढ़ता है। अगर इनको ये मान ले कि चलो भैया इनको मुस्लिम लोगों ने जाकर के वोट कर दिया है, तो इनको इसका मतलब जो 2014 में जिन लोगों ने वोट किया है वो तो या तो कम हो गया, तो उन्होंने आगे बढ़ के वोट किया ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो इसके बारे में सोच लेना चाहिए। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, क्या क्या हिंदू 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 करते रहते हैं। तो संविधान इसलिए बोला था मैंने कि संविधान आपको मानना पड़ेगा कि संविधान में लिखा आप अलग से कुछ कर नहीं सकते। ये कुछ नया अपनी तरफ से राखी जी नहीं कर रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंशा इसलिए संविधान बदलने की है। फिर ये उन्होंने बोला कि बड़ा विकास हो गया है, हम बाहर जा रहे हैं, तो बड़ा हम सुन रहे हैं उसके बारे में। राकेश जी, इस 1947 की आजादी के बाद से पिछले 5 सालों में 8 लाख लोगों ने इस देश की नागरिकता को छोड़ दिया है। देश के इतिहास में 1947 से 2024 तक में कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये इनके होते हुए है जो बता रहे हैं हम नौकरी दे रहे, ये व्यवस्थाएं करके बैठे हुए हैं। 96,000 लोग 2022 से 23 में बॉर्डर क्रॉस करते हुए गैर कानूनी तरीके से देश के लोग पकड़े गए हैं। अब बताएं उसमें कौन कौन धर्म के लोग हैं, उस पर क्यों नहीं बोल पाते हैं। 1 लाख, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुरलीधर जी विदेश राज्य मंत्री, उन्होंने राज्यसभा के पटल पे जवाब दे रखा है। 2022 में 2,65,000 लोग, 2023 में 6 महीने का आंकड़ा था उनके पास जून तक का, उसमें 87,000 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। यहाँ तक कि चाइना पाकिस्तान में भी जाके बसे हैं। ये मेरा नहीं है, करंट की वर्तमान की सरकार के विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन जी ने राज्यसभा के पटल पे बोला है सवाल के जवाब में। तो ये तो उन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, तो उस पर जवाब नहीं देते हैं राखी जी। और मैं कह रहा हूँ देश का बच्चा अगर ये सुन भी रहा हो चैनल को, अभी समय जो लोग देख रहे होंगे प्रबुद्ध जनता, मैं उनसे अपील करता हूँ कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे विकास के एजेंडे, सारे डेटा आंकड़े कहाँ चले जाते हैं? क्यों इनके बड़े से बड़े नेताओं को, चाहे वो मुख्यमंत्री गुजरात के हो, चाहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हो, चाहे मैं गृह मंत्री हूँ, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, कपड़े, 80 बनाम 20 की लड़ाई है, ये क्या राम जादव में सबको बोले किन की लड़ाई है, और कहते देश के गद्दारों को, ये तमाम भाषा बोलने वाले ये लोग हैं। तो इनको किससे फायदा होता है ये देखा जाता है ना। कांग्रेस पार्टी ने कभी हमें इसका वोट चाहिए, हमें 100% का वोट मिलता था, हमें उन्हीं का वोट चाहिए ना। कभी जाके बोला हुआ है, ये कभी इंडिया गठबंधन के साथियों ने जाके बोला है कि भाई हमें हिंदू वोट कर दो, हमें मुस्लिम वोट कर दो। ये करने वाले सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं। देश के प्रधानमंत्री तक को बोलना पड़ता है, गृह मंत्री तक को बोलना पड़ता है, सारे हिंदू एक। कार्तिकेय जी, 2014 रोकूंगी बीच में, 2-3 मेहमान और हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे थे जो लोग वोट करते हैं वो वोट करेंगे। मुझे तो लगता है अभी भी जिसको वोट करना है वो उन्हीं को वोट करेगा। कितने ही परसेप्शन बना लीजिए, जिसको फायदा मिला है, जो संतुष्ट है वो उसको वोट देगा। इसमें तो किसी की, आप कहते हैं ना, विचारधारा को आप नहीं बदल सकते, जिसकी जो है वो वही करेगा। और आज के समय में मुझे लगता है ये जो एक गैप आता है ना 2019 के बाद आज हम 24 में हैं, बहुत डिफरेंस आता है। 5 सालों में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, तो मुझे लगता है जनता भी उस हिसाब से, हर वर्ग को देख लीजिए, वो पढ़ी लिखी जनता है, बहुत सोच समझ के अपना वोट देगी। इमरान जी कुछ कहना चाह रहे थे, निशान जी इसके बाद आऊंगी। इमरान जी बोलिए। जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही बात करती थी भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, तो पूरी पार्टी और पूरे संगठन में कोई मुस्लिम चेहरा इनके पास नहीं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। अभी अगर आप देखिएगा तो एक सीट ये नहीं जिता पाते हैं, ये टिकट दे करके मुस्लिम को सांसद बना दें और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं। और इन्होंने 17 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ वाहिद एक मुस्लिम इनको मिला कि जिसको आपने बताया कि केरल सीट से टिकट दिया है। तो यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। और कहते हैं, आप कह रहे हैं कि डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ये डिवीजन नहीं तो क्या है? ये आज जिस तरीके से हम जहां पर खड़े हुए हैं, वहां तो हमको कांग्रेस ने भी लूटा, समाजवादी ने भी लूटा, और भारतीय जनता पार्टी भी 2014 से लूट रही है। आज समाजवादी पार्टी कहती है, पीडीए की बात करती है। आप देखिए कि पिछड़ा दलित में अल्पसंख्यक कहां है। राज्यसभा की 3 सीटें थी। अगर अखिलेश यादव जी अगर सही से, ईमानदारी से अगर बंटवारा करते तो ये राज्यसभा की 3 सीटों में से
एक सीट ये पिछड़े समाज को देते, एक दलित को देते, एक अल्पसंख्यक को देते, तब जाकर के इनका पीडीए का नारा मुकम्मल होता। तो एक तरफ तो समाजवादी पार्टी 55 साल तक मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, अब तमाम पूरी सरकार में भागीदारी रही, सिर्फ वो नारा था कि यहाँ के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। ये तो बैलेंस की राजनीति थी। मगर आप बताइए कि सरकारी नौकरियों में मुस्लिम कितने परसेंटेज हैं, रोजगार में आज मुसलमान का है, मुस्लिम बस्तियों में उनके स्कूल कॉलेजेस कितने खुले हुए हैं, कितने परसेंट बैंक लोन देती है, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई। और वही काम जो कांग्रेस पार्टी जो सॉफ्ट तरीके से करती रही, उसी को आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी आज इंप्लीमेंट कर रही है और हार्ड तरीके से कर रही है, और ये मैसेज दे रहे हैं। ये दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी आज कहती है पासमानदा मुसलमानों को, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि जो हमने अब तक 10 सालों में जो चीजें किया है, कहीं ना कहीं वोटर हमसे छिड़कता चला जा रहा है। अब बीजेपी का उन वोटर के ऊपर निशाना है जो इनके पाले में कभी नहीं था, यानी कि मुस्लिम समाज। इसलिए ये मुसलमानों में ये कह रहे हैं कि डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करते, ये मुसलमानों में डिवीजन की बात कर रहे हैं, अब कि मुस्लिम समाज में पासमानदा। मगर मैं इनको बताना चाहता हूं कि 10 साल से आपकी सरकार थी, जब देश आजाद हुआ अंग्रेजों के वक्त से धारा 341 के तहत मुस्लिम पासमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता था, और वो रिजर्वेशन नौकरियों से लेकर के तमाम इलेक्शन में जो आरक्षित सीटें होती रही उसमें मिलता रहा। तो 10 साल में अगर मोदी जी ने पासमानदा मुसलमानों की इतनी फिक्र है, तो वो धारा 341 पर जो धार्मिक प्रतिबंध लगा था वो हटवा दिए होते हैं। इमरान जी, छोटा सा सवाल लूंगी आपसे। तो आज जो है इमरान जी, आज है पासमानदा मुस्लिम की बात आप करते तो बेहतर होता। इमरान जी, समय भी बहुत तेजी से हो रहा है, एक मेहमान और कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात आ जाए। निशान जी जल्दी से बोलेगा। निशान जी, जनता पार्टी, आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ पा रही है? भारतीय जनता पार्टी का वो दिन रिकॉर्ड में या चैनल में, अपने स्वदेश चैनल में या बड़े चैनलों पे आप निकलवा के देखिए कि एक सांसद को निलंबन किया अब शब्द कह करके। वो दिन देखिए कि बिटिया को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया। वो देखिए बेरोजगारी, आप देखिए जिस पार्टी के ऊपर धर्मनिरपेक्षता का आरोप लगाते रहे, आज इन्हें क्यों कुरान और मजार याद आ रही है? सिर्फ इतना सवाल में भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी से। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबको साथ लेके काम किया है, तो वो उस सांसद को याद करें, उस सांसद के परिवार को देखें जिसका नंबर कराया गया, और उन परिवारों को देखें जिनकी योजना से राशन कार्ड के नाम काटे गए। भारतीय जनता पार्टी से जिसको कुछ ये होता है वो होता है। आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश नहीं संपूर्ण भारत जान चुका है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, और इंडिया के गठबंधन मजबूत होते हुए चाहे मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पक्ष में है, और पीडीए के तहत देश आगे बढ़ेगा और संविधान के तहत देश चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के मद्देनजर हमेशा ही एक चीज रही है, ये हमेशा चुनाव में ही ओपीएम की पुड़िया निकाल के लाते और ध्यान भटकाते। ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि समय हो गया, बहुत जल्दी से संक्षिप्त पीडीए को लेकर मैं छोटा सा सवाल ले रही हूँ। बात यही आ रही है, समाजवादी पार्टी के लिए भी आ रही थी, वहां से एआईएमएम कह रही है कि काय के लिए, जब आपने किया तो हमें टिकट्स भी उतने दे दीजिए, जब इतनी बातें हो रही हैं तो सबने इनको ठंगा, वही कहते हैं। देखिए अक्सर ये हर दल, चाहे एआईएमएम हो, उनका तो मामला ही है, वो चाहते भी हैं, उनका हमेशा सवाल खड़ा होगा कि जो विभिन्न दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जिन लोगों को मुस्लिम समुदाय ने वोट किया उन्होंने उनको उतनी तवज्जो नहीं दिया। लेकिन पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी अभी कैंडिडेट बहुत सारे मुस्लिम खड़ी कर रही है। इसके अलावा भी देखिए बसपा में भी बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग आ रहे हैं और उनको जो चुनाव लड़ाया जा रहा है, एक सिर्फ राज्यसभा के चुनाव को मुद्दा बनाना हमें लगता है उचित नहीं है। राज्यसभा में महज 3 सीटों पर इस तरह का बंटवारा करना और फिर उसी हिसाब से चलना, ऐसा कुछ होता नहीं। राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है वो अलग एक मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, आप देखिएगा आने वाले समय में यहाँ पर ज़रूर है कि ऐसे दल जो जैसे चाहे भारतीय जनता मतलब समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये जरूर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को ये बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए बात कही जा सकती कि पिछले चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा खड़ा नहीं किया, या खड़ा ही नहीं किए, या इक्का दुक्का खड़ा किए होंगे, तो ये सवाल उनके ऊपर जाता है। लेकिन जहाँ तक अभी बात हो रही थी कि
मुस्लिम जो वोट बढ़ रहे हैं, इस समुदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी को बढ़ रहा है, तो उसके पीछे राखी जी सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो रहा है वो जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे 5 किलो अनाज वाली योजना है। इसके अलावा आप देखिए लखपति दीदी की भी बात करें तो जो लोग बीपीएल के नीचे उनको लाभ मिल रहा है, और जिनको लाभान्वित जो लोग होते हैं वो निश्चित रूप से उस दल को जरूर समर्थन करते हैं, कुछ % जरूर कर जाएंगे। और हमें लगता है कि इस चुनाव में भी अगर वो ट्रेंड चलता रहा पिछले चुनाव जैसा, तो इसमें हो सकता है 1-2% वोट आगे बढ़े या फिर कम भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की उसकी स्ट्रेटजी है, वो चाहते हैं 400 का आंकड़ा पार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुस्लिम समुदाय के भी वोट को बढ़ाना चाहेंगे, ताकि कुछ ऐसी सीटें हैं, अभी आपने बताया 100 सीटों का, कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कि ये हार जीत का फैसला करते हैं, निर्णायक होते हैं। अगर वहाँ पर इनको वोट का % इनका बढ़ता है, मुस्लिम समुदाय का वोट जाता है भारतीय जनता पार्टी को, तो निश्चित रूप से उनके लिए बड़े फायदे की बात होगी और आने वाले समय में उनकी सीटें भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। चलिए मौलाना कुम्मी जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। वैसे तो समय हो गया पर आप बोल नहीं पाए थे, इसलिए फिर जल्दी से बोलिएगा। देखिए, ऐसा है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जितना काम भाजपा ने किया है वो काबिले तारीफ है, मगर मैं यही चाहूंगा कि जो चंद नेता हैं भाजपा के, वो ऐसी बातें करते हैं जिससे मतलब विवाद पैदा होता है। बस खाली भाजपा को चाहिए कि ऐसे नेताओं पे कंट्रोल रखें। मुसलमान कल भी उनके साथ था, आज भी और हमेशा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इससे अच्छी सरकार मैं समझता हूँ कोई है भी नहीं कि सबको लेके चल रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमान वोट देते हैं नहीं देते हैं, शिया देते नहीं देते, मगर हकीकत बात यह है कि जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की है वो सबके लिए थी, सबके लिए हैं, सबके लिए रहेंगी। आप मुसलमान आगे बढ़े, अपना हक ले आगे, किसी ने मना नहीं किया है, मगर यह है कि भाजपा को चाहिए है कि उन नेताओं पर कंट्रोल करें कि जो अनसन बोलते हैं और मुसलमानों में दरार पैदा करना चाहते हैं। बात वहीं आ गई। ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी। बात वहीं आ गई घूम फिर के कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पब्लिक बहुत समझदार है, जिसे चुनेगी वो चुनेगी, जो उसकी विचारधारा है वो वही करेगी। जो बयान आते हैं, जो राजनीतिक दल खेल रहे हैं या बोलते हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखिए तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। यही बात उन्होंने भी यहाँ पर कह दी। खैर, समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए 24 का मेगा प्लान है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक के लिए काम कर रही है, जिस तरह से कैंडिडेट्स को भी लाने की कोशिश कर रही है, वो हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है। ये उनका है भी सबका साथ सबका विकास। लेकिन विपक्ष जो है उसे ये देखना है कि उनको ऐसा नहीं है कि कोई दरकिनार करेगा, लेकिन आपके पास कौन सी ऐसी ताकत है, आप में वो कौन सी एकजुटता है जो आप इस वर्ग के साथ साथ पूरे मुद्दों को लेकर चले जाइए। क्योंकि जो एक परसेप्शन बन जाता है उसकी काट के लिए मेहनत विपक्ष को ही करनी है। अब देखते हैं आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे उसमें कितने निर्णायक मुस्लिम वर्ग होता है, देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।